Assalamu alaikum dear student teachers parents and friends, hope you will be fine and doing well। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हाट आर द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड व्हाई इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर। ओके जी, तो आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इसके बाद जो AC DC जनरेटर हैं, कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसी के बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्टरनेटिंग करंट। ओके जी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपने छुट्टियों का फ़ायदा उठाएं। तो देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वो बाद में हम डिफाइन करेंगे। पहले यह पढ़ेंगे कि जब कोई कंडक्टर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर देते हैं तो क्या वाक़या होती है, ठीक है। और ये असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काजेज हैं। या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैपन्स यानी वाक़या होती है, ठीक है। तो डिफरेंट केसेस है और डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द कंडक्टर इन ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी देखेंगे। नंबर 1, मोशन ऑफ conductor in still and uniform magnetic field। नंबर 1 हमारे पास है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म भी है और स्टिल भी है, और हमने कंडक्टर को उसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है। तो कंसिडर करिए ये असल में एक 3 डायमेंशनल होती है ये बातें, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होता मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसलिए हम इसे 3 डायमेंशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं बनाता हूँ एक 3 डायमेंशनल शेप। सपोज हमारे पास है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस उस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस जो है वो इस डायरेक्शन में है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड एक्सिस। क्लियर है बात? और ये ओरिजिन है। ओके, तो असल में ये जेड एक्सिस कैमरे की तरफ है, इस तरफ ऐसा, लेकिन ये इस तरह हम इसलिए ड्रा करते हैं क्योंकि ये एक 2 डायमेंशनल प्लान है ये बोर्ड। तो सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो लेफ्ट से राइट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी डायरेक्शन में है। क्लियर? जिस तरह की मेरी ये जो पेन्स है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस तरह उसी डायरेक्शन में। हम एक कंडक्टर लेते हैं और वो कंडक्टर हम इस तरह लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है XY प्लेन में है, इस तरह पड़ी हुई है, इस तरह। हम एक कंडक्टिंग वायर लेंगे, ये कंडक्टिंग वायर है, उसी कंडक्टिंग वायर को हमने YZ प्लेन में मूव करना है, इस तरह मूव करना है, अप या डाउन, ठीक है, इस तरह। तो याद रखिएगा इस कंडक्टर को हमने इस तरह मूव करना है ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये काट सके इस तरह। अगर मैं इसको इस तरह मूव करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काट नहीं रहे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को काटना जरूरी है। क्लियर हुई बात? तो मैं एक कंडक्टिंग वायर लेता हूं, ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है सपोज, और ये है इसी प्लेन में, ये कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टिंग वायर हमारे पास, ये इधर YZ प्लेन में पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो XY प्लेन में है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है
ये इस तरह गुजर रही है, हमने इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ मूव करना है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरह काटे जाएंगे, क्योंकि कंडक्टर को हमने ऊपर की तरफ मूव करना है। क्लियर हुई बात। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं इस तरह बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये इस तरह दिखाई दे जैसे कि एक ये असल ये जो कंडक्टर जो है ये काट रहे होते हैं। तो हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। और इसको हमने मूव करना है इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर रहे हैं अपवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हम इसे मूव करेंगे खास फोर्स के साथ। तो आपको पता है कि ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यू नो बेटर अबाउट दैट कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह लिखते हैं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टिंग वायर। क्लियर हुई। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये है Q बाई ई, यानी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देते हैं। वॉल्यूम जो है इसी वायर का वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ ऑफ द वायर, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज मैं यहाँ पे इस कंडक्टर में एक चार्ज को कंसीडर कर लेता हूं। ये हमारे पास इधर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह, ठीक है। और जो ही मैं इस कंडक्टर को ऊपर की तरफ मूव कर दूं तो इसमें चार्ज तो इसके साथ स्टिक है, ठीक है, अंदर है इसमें। तो असल में मैं उसी चार्ज को मोशन दे रहा हूं ऊपर की तरफ, इस तरह मोशन दे रहा हूं, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें आप देख सकते हैं कि जब एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होती है या एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। अब चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इधर कहें कि साउथ पड़ा हुआ है, इधर कहें कि नॉर्थ है, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में। अच्छा, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। देखिए हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ये मोशन ऑफ द चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस साइड में जो है मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो इसी चार्ज पे याद रखिएगा, इसी चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी इनटू द बोर्ड, क्लियर। इसी डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है जो चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये तो कंडक्टर में तो मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब चूंकि हम पॉजिटिव की बात, आप नेगेटिव की भी बात कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो तो ये फोर्स जो है, ये जो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इसी डायरेक्शन में फिर होगी, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले नेगेटिव। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये अब है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन। अब इस वायर जो है, ये कंडक्टिंग वायर जो है, इसमें मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दूसरा जो है दूसरा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी भी इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स होगी, इस तरह जितनी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसकी इसी डायरेक्शन में एक फोर्स होगी। क्लियर हुई बात। मतलब चार्ज इसी डायरेक्शन में, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है।
जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, याद रखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन या चार्ज का जो मोशन होता है वो इट इज डिफाइंड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब है ये चार्ज जो इस डायरेक्शन में मूव करे तो जरूर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक खास डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि F इज इक्वल टू क्यू ई। जब भी फोर्स हो किसी चार्ज पे तो इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगी। अब चूंकि बात नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं माइनस ई कैपिटल ई। ये माइनस ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो साइन है वो नेगेटिव है। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। मतलब अगर चार्ज पे फोर्स चार्ज पे जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। मतलब है इसी वायर में मोशन की वजह से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हम मोशन दे रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्लियर? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तब पैदा होती है जब दो पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये हो मेरे इस हाथ से इस हाथ की तरफ, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। यहाँ पे पोटेंशियल हाई है, यहाँ पे पोटेंशियल लो है। क्लियर है? तो मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एंड है ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर का ये वाला जो सिरा है ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। क्लियर हुई बात? और ये यू कैन आल्सो राइट दिस लाइक दिस कि व्हेन देयर इज E इट मींस डेल्टा V बाय डेल्टा R। हम इस तरह लिखते हैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा R क्या है? डेल्टा R हमारे पास याद रखिएगा ये हमारे पास L है। L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, राइट? तो मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुई, एक वोल्टेज क्रिएट हुई। किस चीज की वजह से? जब हमने कंडक्टर को मूव किया किस चीज में? मैग्नेटिक फील्ड में। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सर्किट के साथ जोड़ दें, इस तरह एक सर्किट के साथ हम इसे जोड़ देते हैं, ये ठीक है, एक सर्किट के साथ हमने इसे जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो यहाँ पे एक वोल्टेज हमें नजर आएगी और ये वोल्टेज हम गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर से मेजर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा हुई इस प्रोसेस की वजह से, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम हम देते हैं? क्योंकि ये इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह मतलब चेंज इन द फील्ड जो आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो काटे गई, ठीक है, ये जो काटे गई, यानी यहाँ पे जो फील्ड लाइंस थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इस कंडक्टर को लिंक कर रहा था, हमने इसे मूव किया तो ये लिंक चेंज हुई। जो ही हम ऊपर जाते रहे, इस कंडक्टर को ऊपर ले जाते रहे, तो ये लिंक जो है मैग्नेटिक फील्ड का ये चेंज होता रहा। मतलब अगर ये यहाँ पे था तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ लिंक था, अब ये वाला लिंक, अब ये वाला, तो इस चेंज की वजह से जो ईएमएफ पैदा हुई उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। और ये क्लियर बात है कि जब भी ईएमएफ हो दो पॉइंट्स के बीच में और कंडक्टर हो तो उसमें एक करंट गुजरेगी और वो करंट हमारे पास V इज इक्वल टू IR। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है
वो इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगी। तो याद रखिएगा कि इसी कंडक्टर में करंट जो है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है, तो चार्जेस इसी डायरेक्शन में है, ये चार्जेस का मोशन है, ये चार्जेस का मोशन है। लेकिन कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम करंट का लेते हैं वो हम इसी डायरेक्शन में लेंगे। ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर ये बात। अब देखिए इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिपेंड किन किन बातों पे ये डिपेंड कर रहा है, ये कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी। तो याद रखिएगा कि ये जो जिन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये नंबर 1 है हमारे पास। नंबर 1 हमारे पास है, याद रखिएगा, मोशन यानी रिलेटिव मोशन, या इधर हम सिर्फ मोशन ऑफ द कंडक्टर की मोशन पे डिपेंड कर रहा है। दूसरे नंबर मोशन पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन हाउ फास्ट यू शुड हैव टू मूव दिस कंडक्टर, कि इस कंडक्टर को कितना फास्ट आप मूव कर रहे हैं, यानी स्पीड ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो मतलब है कि स्पीड with which the conductor has to move। ओके। और तीसरी बात जो है, ये आप किस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहे हैं, along the field। अगर याद रखिएगा, अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह मूव कर दें तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी, क्योंकि इस किस्म के मोशन में ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड को नहीं काट रही। मैग्नेटिक फील्ड को काटना जरूरी है, लाजमी है, मस्ट है। ओके। अगर कंडक्टर को आप इस तरह मूव करें फिर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं काटा जा रहा, समझ आ रही। अच्छा, अगर आप इसी कंडक्टर को अपनी ही जगह पे इस तरह घुमा दें, इसी मैग्नेटिक फील्ड में आप इसे घुमा रहे हैं इस तरह, तब भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी, क्योंकि देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ये अपनी ही जगह पे घूम रही है, ये जो कंडक्टर है घूम रही है अपनी ही जगह पे। तो इसके लिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में टाइम के साथ डिस्टेंस कम या ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हाउ फास्ट यू हैव टू मूव, तो उस पर भी डिपेंड करता है, स्पीड भी। तीसरी बात है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड। जितना ज्यादा लेंथ हो मैग्नेटिक फील्ड में और आप उसी ज्यादा लेंथ को मूव कर रहे होते, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी। क्लियर है बात। अब अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करूं कि दो कंडक्टिंग वायर्स को मैं ले लूं, उन दोनों को मैं मूव करूं, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अच्छा, तो देखिए अब मैंने इनको इसी मैग्नेटिक फील्ड में दो कंडक्टिंग वायर्स लेता हूं और ये देखता हूं कि अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसी पैदा होगी। तो देखिए ये हमारे पास है वही कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि दो कंडक्टिंग वायर्स को मैं लेता हूं इस तरह, ये एक कंडक्टिंग वायर है और ये एक दूसरा कंडक्टिंग वायर है जिसे मैंने मूव करना है इसी ही मैग्नेटिक फील्ड में। अब उसी तरह डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन आप देखिए इन दोनों को मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इस तरह, इसी डायरेक्शन में। देखिए ये इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड के साथ एक जितना लेंथ है और एक जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी सेम है, यूनिफॉर्म है। तो याद रखिएगा कि हमने अभी पढ़ा कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ये इसी डायरेक्शन में, इस पे फोर्स होंगे इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी। मतलब है ये जो पॉइंट है ए, ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये बी लो पोटेंशियल पे होगा। इसी तरह ये सी वाला पॉइंट
ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये डी वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में, इसमें भी क्लियर है। अच्छा, तो देखिए अब मैंने देखना है कि इसको मैं अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दूं, इसमें जो ईएमएफ पैदा होती है वो हमारे पास है ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसमें भी उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है, ठीक है। लेकिन दोनों में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये है, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये है। अब मैं इनको एक तरीके से जोड़ देता हूं, इस तरीके से मैं जोड़ देता हूं। इसका बी वाला जो ईम है ये मैं सी के साथ किसी वायर के जरिए उसी वायर एक वायर के जरिए कनेक्ट कर देता हूं, लेकिन मैं उसी वायर का जो उसमें जो इंडक्शन है वो कंसीडर नहीं करता, ठीक है फिलहाल। तो इसको मैं एक वायर के जरिए इस तरह कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्ट हुई। और ये वाला जो एंड है ये इसको लाके इधर एक सर्कल बनाता हूं, क्लियर हुई बात। अच्छा, अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में है, इसका भी इसी डायरेक्शन में है। तो देखिए कन्वेंशनल करंट जो है हमारे पास, जो कन्वेंशनल करंट है आई इसी डायरेक्शन में है, इसमें भी उसी डायरेक्शन में है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब देखो ये वाला करंट इसी रास्ते से होते हुई इस रास्ते से इधर, क्लियर हुई बात। तो मतलब है कि इन दोनों वायर्स को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसमें जो पोटेंशियल पैदा हुई, इसमें जो पोटेंशियल पैदा हुई, इसका मतलब ये है कि जब हम दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्शन की का रिजल्ट क्या होता है, जैसे कि देखिए ये दो बैटरीज हैं, ये दो बैटरीज है, आम कॉमन सेल हम लेते हैं, इसको हम इस तरह कनेक्ट कर देते हैं, ये सीरीज की बात है। इसको इसके साथ कनेक्ट करें, इसका वोल्टेज V है, इसका भी V है, इसको यहाँ वोल्टेज देके तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज हम रिसीव करेंगे, यानी यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा। याद रखिए जब बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो तो वोल्टेज एडअप हो जाती है, मतलब V प्लस V इज इक्वल टू 2V, मतलब वोल्टेज डबल हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरह ये एक सेल है, इसको एक सेल कंसिडर करें क्योंकि इसकी अपनी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वोल्टेज है, वो इसके साथ, इसका ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो ये लो पोटेंशियल जो है इस हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हुई, तो ये लो पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट हुई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो वोल्टेज डबल हो जाएगी, समझ आ रही। हमने क्या किया, हमने लेंथ को बढ़ा दिया, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जो है हमने ऐड किया। तो इसका मतलब है कि अगर दो लेंथ को हम ऐड कर दे तो इसकी लेंथ डबल हो गई, जब डबल हो गई तो वोल्टेज कितना रहा, डबल हुई। तो यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज हासिल होगी वो है E आउटपुट, आउटपुट कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्लस induced EMF in the second wire and the first wire and the second wire, it mean induced EMF will be doublet, डबल हो जाएगी, क्लियर हुई बात ना। अब देखो जी, इसलिए अगर इन दोनों वायर्स का मैं एक लूप बना लूं और दोनों लूप को एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं, देखिए दो लूप्स हैं, इसका भी मैंने लूप बना दिया इस तरह, थोड़ा सा इस तरह, ठीक है, इस तरह, और इन दोनों को मैं इस तरह कनेक्ट कर दूं इस तरह, क्लियर हुई। तो ये देखिए ये इस तरह दो लूप्स, दो लूप। तो यही वजह होती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाने के लिए हम वो लूप स्क्वायर की शक्ल या रेक्टेंगल की शक्ल में भी हो सकती है, एक सर्कल की शक्ल में भी हो सकती है। तो यही वजह होती है कि जब भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ यानी वोल्टेज हासिल करना हो तो हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग वायर का लूप्स बना देते हैं। कंडक्टिंग वायर का लूप बनाने से क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंसर्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाती है।
इसलिए अगर मैं इसका जो लूप बना लूं तो एक का लूप इस तरह, इसके साथ इसका जो लूप है वो भी कनेक्ट कर दें, तो 2 लूप बन गए। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, आप जरा इस पे सोचिए, और इसमें इतना डिफिकल्टी नहीं है। अच्छा जी, तो अब हम एक स्ट्रेट वायर की बात खत्म हुई, अब हम एक क्लोज लूप लेंगे और उस लूप को हम मोशन देंगे, तो देखना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसी पैदा होती है। तो याद रखिएगा, सपोज वी हैव ए क्लोज लूप लाइक दिस। हमारे पास एक लूप है, ये कंडक्टिंग लूप है, बिल्कुल सर्कल की शक्ल में है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल है इसी डायरेक्शन में, ये हमारे पास या इस तरह से बना लेंगे, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, ये मतलब ये इस तरह जाएंगे और स्प्रेड अप हो जाएंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये स्प्रेड अप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी डायरेक्शन में, देखिए ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से गुजर रही हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, इसी मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम फ्लक्स की बात करेंगे, बात बिल्कुल वही है, लेकिन अब ये जो हमारे पास ये जो एरिया ये क्लोज है, उसी स्ट्रेट वायर में क्लोज बात नहीं थी, ओपन था, अब ये क्लोज्ड है, तो इसलिए हम फ्लक्स की बात करेंगे। बाकी बात वही है, हम इसको अगर आगे लेके आएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, तो बिल्कुल वही बात है, ये जो सर्कल इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह है, ये सर्कल है, ये देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सर्कल इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो जो ही ये दाखिल होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इधर से काटा जाता है, ये इधर से काटा जाता है, ये इधर से काटा जाता है, वही बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काटने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो बात चेंज हो जाती है, और वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो है B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, और इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो याद रखिएगा इसका जो नेक्स्ट हम लिखते हैं तो बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या है याद रखिए, ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, इसी सरफेस का जो वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, ये सरफेस, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है, तो इसी सिचुएशन में, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक हमारे पास जो एरिया वेक्टर है इसी डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल हो तो एंगल 0, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू 1, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। अब जितनी ये दोनों इसी सिचुएशन में, अब ये रेस्ट में है, रिलेटिव मोशन में नहीं है, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी टाइम इससे पास हो रही हैं या इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसको लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस टाइम पे लिंक है, 1 2 3 4, यानी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस सिचुएशन में इसी टाइम इस सर्कल या इस क्लोज लूप के साथ लिंक्ड है। अब मैं अगर मैग्नेट को मोशन दूं या इस लूप को मोशन दूं तो क्या होगा, याद रखिए यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही हैं, जब ये थोड़ा आगे आ जाएगा इस तरह,
वही लूप है। थोड़ा आगे आ जाए तो देखिए, अब गिनती करें 1 2 3 4 5 6, अब 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो गई। मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ गया। और ये चेंज कैसे आ गया? जब ये लूप या ये मैग्नेट आगे एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी, या ये बढ़ने लगा या ये बढ़ने लगा, तो रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो काटने लगे इस क्लोज लूप ने। क्लियर हुई बात? अब अगर इसको मैं थोड़ा और आगे लेके आऊं, इस तरह थोड़ा और आगे लेके आता हूं, अब देखो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तकरीबन सारे के सारे अब लिंक्ड हो गई। तो मतलब है जो ही इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन इस तरह होते हैं कि ये एक दूसरे अप्रोच हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो पहले लिंक था इधर, अब चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंक्रीज होती है तो याद रखिए एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है। बिल्कुल वही बात है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की काटने की बात थी, इसमें भी है। ठीक है, तो मतलब है कि ये जब हम आगे बढ़ाते हैं या मैग्नेट हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसी वायर में इसी क्लोज लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। क्लियर हुई बात? सिंपल सी बात है। अब देखो उसका मोशन इसी उंगली के साथ, क्लियर है ना बात? और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में, या इसको हम आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। तो याद रखिएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इसी का जो डायरेक्शन है इस तरह होगी। ये इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस तरह होगी। ठीक है, बस फिर हम बाद में बात करेंगे कि इसका डायरेक्शन हम क्यों ऐसा लेते हैं, कैसे किस उसूल के बिना पे हम ये इसी डायरेक्शन में लेते हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। जब जो ही आपने इसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया इधर, तो ये इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ सब कुछ खत्म। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसी डायरेक्शन में, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो याद रखिएगा कि जब भी ये मैक्सवेल इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे, तो लेकिन मैं अभी से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर करवाना चाहता हूँ। याद रखिएगा कि जब भी टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही हो टाइम के साथ तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी डायरेक्शन में पैदा हो। अब एक और पॉइंट आपके जहन में बिठा दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और आप इसी रिंग को या इसी क्लोज लूप को मूव कर रहे हैं, और ऐसा मूव कर रहे हैं कि फ्लक्स चेंज ना हो, खुश हुई कि फ्लक्स न चेंज की स्ट्रेस इमोशन और कुछ फ्लक्स पे चेंज नहीं नो याद साथ ही जो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बना पैदा की। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ज़रूरी बात है कि या तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्लोज लूप होता है मैग्नेटिक फील्ड काट रहे होते हैं, या फ्लक्स चेंज हो, दोनों एक ही बात। ऐसी सिचुएशन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं काटे जा रही या फ्लक्स चेंज नहीं हो रही, तो ऐसी सिचुएशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी। अब कैसी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्थ साउथ पोल लेता हूँ और ये इंतहाई क्लोज इधर पड़े हुए हैं। क्लोज की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट रहे, इस तरह यूनिफॉर्म रहे। इसमें मैं एक लूप लेता हूँ और इस लूप को मैं इस तरह मोशन देता हूँ। तो याद रखिएगा ये इधर हो या इधर आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना फ्लक्स ऑलरेडी था लिंक्ड फ्लक्स, उतना इधर भी है उतना इधर भी है। मतलब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं हुई।
तो इस सिचुएशन के लिए क्या करना होगा, याद रखिए इस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक और ऑप्शन है ना, आप फिक्र ना करें। ऑप्शन क्या है हमारे पास, याद रखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हमने इस लूप को इसी तरह अब घुमाना है। कैसे घुमाना है, ये लूप हमने इस तरह घुमाना, देखिए ये लूप इधर पड़ोगे, लूप को इस तरह घुमा दें। अब फ्लक्स चेंज होने लगा। कैसे, देखिए हम इसको इस तरह घुमा देते हैं, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम इसको जब घुमा देते हैं तो याद रखिएगा कि इसका जो ये वाला साइड है लूप का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह काट रहा है, इस तरह काट रहा है, और ये वाला साइड ये तो हमारी तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह काट रहा है। वो वाला साइड इस तरह काट रहा है, ये वाला साइड जो है ये इस तरह काट रहा है। तो इसके लिए हम एक डिफरेंस को वाज़ेह करने के लिए हम इस तरह एक डायग्राम बनाने की, एक लाइन खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम इस तरह लेते हैं, ये हमारी तरफ आ रही है, ये हमारी तरफ, ये उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है उसी डायरेक्शन में काटे जा रही हैं। तो इसलिए देखो ये इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, समझ आ गई। अब ये है डायरेक्शन ऑफ द लाइन, क्लियर हुई बात, ये उसी डायरेक्शन में, ये इसी डायरेक्शन में, क्लियर बात है। अब हाथ को इस तरह पकड़ ले, मोशन किधर है, मोशन इस साइड की बात हम कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में मोशन है, ये वाला उंगली, मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो करंट इसी डायरेक्शन में होगी। इस साइड से जो करंट है ये इसी डायरेक्शन में। अब देखो ये हमारी तरफ आ रही है, आपकी तरफ ये आ रही है, ये जो साइड है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगी ऊपर की तरफ, इस साइड में नीचे की तरफ। देखें इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है ये डाउनवर्ड, वही इंड्यूस्ड करंट जो है ये अपवर्ड। तो इसमें सर्कुलेशन पैदा होगी इस तरह करंट की, और इसी वायर में एक ईएमएफ पैदा होगी जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानते हैं। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, याद रखिए इस लूप के एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया, क्लियर। दूसरी बात है इसका जो एंगुलर स्पीड है, जिस एंगुलर स्पीड से हम इसको घुमाते हैं, मतलब जिस स्पीड से हम इसको इस तरह ऐसे घुमाएं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये पर सेकंड ज्यादा कट जाए, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड। फिर बात, तीसरी बात जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि पैदा होती है वो नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। क्लियर हुई बात। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में यही बात है। अच्छा, अब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक दो तीन मिनट की बात है, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं।